गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि आप सभी को पता है, यहाँ पर हम लोग प्रैक्टिस सेट को कवर कर रहे हैं जो कि एडिटोरियल करंट अफेयर से है। आप लोग को पता ही होगा कि 13 सितंबर को बीपीएससी 71 का पीटी एग्जामिनेशन होने वाला है। इसमें आप कोताही बिल्कुल ना बरतें क्योंकि 10 दिनों के बाद एग्ज़ाम होने वाला है। यहाँ से आप करंट अफेयर्स को पूरी तरह से पढ़ना शुरू कर दें। याद रखें, अगर करंट अफेयर्स पे आपकी पूरी तरह कमांड हो जाती है, चाहे वो बिहार करंट अफेयर्स हो या फिर नेशनल करंट अफेयर्स हो, तो आपका 25 क्वेश्चन तो कहीं जाने वाला है नहीं। इसके अलावा आने वाले समय में बिहार सचिवालय का एग्जामिनेशन होने वाला है जो कि ऑफिसर ग्रेड का एग्जामिनेशन होता है। ASO AAO का पोस्ट होता है उसमें। तो आप कंटिन्यूटी के साथ आप बने रहें, समय को किल मत कीजिए, मेरा यही कहना है। वैकेंसीज है और वैकेंसीज आने वाली है। अब ऐसा नहीं है कि आपको टेंशन लेना है, बिल्कुल मौज में पढ़ाई कीजिए। इसीलिए कहते हैं है ना, ज़िंदगी का सफ़र मानो तो मौज है, वरना समस्या तो रोज़ है। मौज में पढ़ाई कीजिए और घबराइए बिल्कुल ही मत, है ना। हर विद्यार्थियों के साथ यही समस्या होगी, मेरा ये पोर्शन कंप्लीट नहीं हुआ, मेरा मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट नहीं हुआ, कोई कहेगा कि मेरा इकोनॉमी कंप्लीट नहीं हुआ, कोई कहेगा मेरा पॉलिटी में 4 सेक्शन छूट गया है, कोई कहेगा कि मेरा ज्योग्राफी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है। तो घायल तो यहाँ हर परिंदा है, मगर जो फिर से उड़ सका वही जिंदा है। तो इन 10 दिनों में जो आप पोटेंशियल से मेहनत करेंगे वही आपको पीटी में सफलता दिलाएगी। चलिए, तो आज का प्रश्न शुरू करते हैं। पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत पशु औषधि केंद्रों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बिल्कुल विचार करेंगे। यहाँ पर हमें बताना है कि उपर्युक्त कथन में कौन सा कथन सत्य है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी। 2 और 3 सत्य है कि इन केंद्रों को मानव औषधि के लिए प्रयुक्त सफल प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, है ना, PMBJK के मॉडल पर आधारित किया गया है। ये कथन सत्य है। इस परियोजना के लिए 75 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, जिसमें दवा की बिक्री और बढ़ावा देने के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन को भी शामिल किया गया है। ठीक है, तो एक तो यहाँ पर ये रुपये कितने आवंटित किए गए हैं इसे जानकारी में रखना है, और किस मॉडल पर ये आधारित है इसे याद रखना है। पहला ऑप्शन गलत है कि इस पहल का मुख्य उद्देश्य पशुधन के स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए केवल ब्रांडेड पशु चिकित्सा दवाओं का वितरण करना है। ये ऑप्शन गलत है। तो यहाँ पर बता दूँ कि ये जो ब्रांडेड है ना, केवल ब्रांडेड नहीं होगा, यहाँ पर जेनरिक दवाइयों का भी इस्तेमाल किया जाएगा, है ना। जेनरिक मेडिसिन का भी उपयोग में लाया जाएगा, क्योंकि जेनरिक दवाइयाँ जो होती है वो ब्रांडेड दवाइयों की तुलना में सस्ती होती है, इस कारण से। साथ ही साथ इस पहल के तहत ये दवाएं PM किसान समृद्धि केंद्रों और सहकारी समितियों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में किफ़ायती कीमत पर उपलब्ध कराई जाएगी। तो ये था इस प्रश्न के संबंध में महत्वपूर्ण फैक्ट। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव लड़ने की प्रथा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य हैं। तो देखिए, यहाँ पर ऑप्शन सी को असत्य माना गया है कि संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार एक से अधिक सीटें जीतने वाले उम्मीदवार को सभी सीटों से इस्तीफा देना होगा, केवल एक सीट को छोड़कर, है ना। ये गलत है। बाकी बात, 1996 से पहले किसी उम्मीदवार के लिए चुनाव लड़ने की सीटों की संख्या पर कोई सीमा नहीं थी। ये मूल रूप से सत्य कथन है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1996 के बाद संशोधन करके उम्मीदवार को अधिकतम 2 निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने की अनुमति दी गई। यानी ये संशोधन के द्वारा सिर्फ उम्मीदवार 2 निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ सकते थे। ये भी सही कथन है। अगला है कि आलोचकों का तर्क है कि इस प्रथा से सत्तारूढ़ पार्टी को विभिन्न क्षेत्रों में निरंतर प्रभाव सुनिश्चित करके अनुपातिक रूप से लाभ मिलता है। ये भी सत्य कथन है, लेकिन तीसरा ऑप्शन जो है वो गलत है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना PMVY के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पर कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। तो 3 के बारे में बोला जा रहा है, डी सही है। 1, 2, 3, 4 चारों सत्य है। अब यहाँ पर देख लेते हैं क्या है मातृ वंदना योजना। तो यह योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 1 जनवरी 2017 को शुरू की गई। इसे आपको याद रखना है। फिर है कि मातृत्व लाभ एक महिला को उसके पहले 2 जीवित बच्चों के लिए प्रदान किया जाता है, बशर्ते कि दूसरा बच्चा लड़की हो, है ना। तो ये सभी कंडीशन को आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं पहले बच्चे के लिए 5,000 रुपये की राशि 3 किस्तों में दी जाएगी। नेक्स्ट है, दूसरे बच्चे के लिए यदि वह लड़की है तो जन्म के बाद एक किस्त में 6,000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी, है ना। तो इस तरह से ये चारों कथन जो था वो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के संबंध में सही था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, केसलर सिंड्रोम का संबंध निम्नलिखित में किससे है। 4 का उत्तर है ऑप्शन सी,
पृथ्वी की निचली कक्षा में अंतरिक्ष मलबे के घनत्व में वृद्धि से, जिससे टकराव की संभावना बढ़ जाती है। जैसे सैटेलाइट लॉन्च करते हैं तो लॉन्च करने के बाद कुछ सैटेलाइट जो होता है उनकी आयु ख़त्म हो जाती है, तो वो अंतरिक्ष में तैरते रहता है, और जब कोई दूसरा सैटेलाइट जब अंतरिक्ष में छोड़ा जाता है उपयोगिता के संदर्भ में, तो वो खराब सैटेलाइट से उससे टकराने की संभावना को ही केसलर सिंड्रोम नाम दिया गया है ना। तो जो जानकारी जिसे नहीं रहेगा तो उसे बायोलॉजी के संबंध में कोई बीमारी के ऊपर में टिक लगा के चला आएगा। नेक्स्ट है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य पहल के तहत हीरोरेट्स का उपयोग किस बीमारी को पता लगाने के लिए किया जा रहा है। 5 का उत्तर है ऑप्शन बी, क्षय रोग, जिसे कि टीबी कहते हैं, है ना। तो याद रखना है हीरोरेट्स। नेक्स्ट है भारत की पहली सुपर कैपेसिटर यूनिट कहाँ स्थापित की गई है। 6 का उत्तर है ऑप्शन सी, कैन्नूर। तो एक तो यहाँ पर सुपर कैपेसिटर यूनिट याद रखना है, दूसरा जगह का नाम याद रखना है, किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है। तो बता दूँ यहाँ पर केरल होगा, कैन्नूर केरल में है। एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है इसी प्रश्न से संदर्भित कि केल्ट्रॉन कंपोनेंट कॉम्प्लेक्स लिमिटेड यानी कि KCCL में इसे स्थापित किया गया है। साथ ही साथ इस परियोजना की शुरुआत 1 अक्टूबर 2024 को मुख्यमंत्री केरल के जो थे पिनराई विजयन द्वारा की गई थी। इस तकनीक में प्रमुख सहभागिता किसका है, तो इसरो का है, जो टेक्नोलॉजी सपोर्ट कर रहा है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है रतन टाटा को पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया था। 7 का उत्तर है ऑप्शन बी, 2008 में सम्मानित किया गया था पद्म विभूषण से। 2024 मत मार दीजिएगा, है ना। यहाँ पर महत्वपूर्ण पॉइंट आपको बता देता हूँ। पद्म विभूषण जो होता है वो भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। पहला सबसे बड़ा नागरिक सम्मान कौन सा होगा, तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है, जो असाधारण राष्ट्रीय सेवा के लिए प्रदान किया जाता है, जो मुख्य तौर पर कला क्षेत्र, साहित्य, विज्ञान, खेल या सामाजिक कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति हैं उन्हें मिलता है। पूछ दे कि इनकी स्थापना कब हुई थी ऐसे पुरस्कारों की, तो याद रखना है 1954 में स्थापना हुई थी। तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत का क्या है, तो वो है पद्म भूषण। और फोर्थ अगर पूछ दे क्या है, तो वो है पद्मश्री। तो ये था पद्म पुरस्कारों से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन ए में है कि WHO ने भारत को ट्रैकोमा मुक्त देश घोषित किया है। कारण है कि ट्रैकोमा नेत्रों से संबंधित एक जीवाणु संक्रमण है। तो हमें बताना है कौन सा कथन गलत है। 8 का उत्तर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, है ना। यानी कि ये दोनों कथन मूल रूप से सत्य है अपने आप में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है विश्व मौसम संगठन WMO के अनुसार दाना चक्रवात का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया। 9 का उत्तर है ऑप्शन बी, कतर। ये प्रश्न भी आई है। अक्सर चक्रवातों के नाम किस देश से संबंधित होता है वो एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, याद रखें। नेक्स्ट है भारत के पहले जैव विनिर्माण संस्थान बिक्री राष्ट्रीय कृषि खाद्य जैव विनिर्माण संस्थान से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। यहाँ पर हमें असत्य कथन की पहचान करना है। तो इसका उत्तर है असत्य इनमें से कोई नहीं है, यानी सभी अपने आप में सत्य है। पहला है इसके नए परिसर का उद्घाटन मोहाली में किया गया। दूसरा, इसका उद्देश्य उन्नत जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से भारत के कृषि खाद्य क्षेत्र को बढ़ावा देना है। और इसका गठन ANBI और CLEAB के रणनीति विलय के माध्यम से किया गया है। प्रश्न है वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट WJP द्वारा रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। यहाँ पर हमें सत्य कथन की पहचान करना है। 11 का उत्तर है ऑप्शन सी, 1, 2, 3 सत्य है कि इसमें प्रथम स्थान डेनमार्क को मिला है लॉ ऑफ जस्टिस के तहत। फिर है भारत 142 देशों में 79th पोजीशन पर था, है ना, इसे याद रखना है। थर्ड है कि रूल ऑफ लॉ इंडेक्स देशों को 8 संकेतकों पर रैंक करता है ना। किन किन पैमाना है, तो 8 तरह के संकेतक हैं, उसी संकेतकों के आधार पर ये रैंकिंग प्रोवाइड किया जाता है, ये चर्चा यहाँ पर कह रहा है। प्रश्न है वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 के अनुसार किस देश में सबसे ज़्यादा गरीब रहते हैं। 12 का उत्तर है ऑप्शन ए, भारत में, है ना। ये गरीबी सूचकांक बता रहा है सबसे ज़्यादा गरीब लोग भारत में रहते हैं। अगला प्रश्न है किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन NMM को पुनर्जीवित और पुनः शुरू करने की योजना बनाई है। 13 का उत्तर है ऑप्शन सी, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने। प्रश्न है
संघाई सहयोग संगठन जिसे एससीओ कहते हैं कि शासनाध्यक्ष परिषद का शिखर सम्मेलन 2024 में कहाँ आयोजित किया गया? 14 का उत्तर है डी, इस्लामाबाद में आयोजित किया गया। प्रश्न है मालाबार एक चतुष्कोणीय युद्धाभ्यास है जिसमें कौन सा देश शामिल नहीं है? 15 का उत्तर है ऑप्शन बी, ब्राज़ील इसमें शामिल नहीं है। बाकी बात भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका ये शामिल है। तो यहाँ पर याद रखना है भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तो है ही, साथ ही साथ इसमें एक और देश है, वो देश है जापान। याद रखें मालाबार युद्धाभ्यास जो शुरू में किया गया था वो 1992 में किया गया था, जिसमें कि सर्वप्रथम भारत और अमेरिका इसमें शामिल था। फिर बाद के समय में अन्य देश इसमें जुड़ते चले गए। 2024 का जो ये मालाबार युद्धाभ्यास था 28वां युद्धाभ्यास था, जो कि भारत के विशाखापत्तनम के समुद्र हिंद महासागर में 9 अक्टूबर 2024 को आयोजित किया गया था। याद रखें इस युद्धाभ्यास का मुख्य लक्ष्य है इंडो पैसिफिक रीजन में शांति व सुरक्षा को बहाल करना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा जिसे WTSA कहते हैं 2024 की मेजबानी किस देश ने की? 16 का उत्तर है ऑप्शन ए, भारत ने किया था। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बायो CNG संयंत्र के संचालित होने वाली भारत की पहली आधुनिक गौशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया? 17 का उत्तर है ऑप्शन सी, ग्वालियर में किया गया है ना। तो ये क्या है? भारत की पहली आधुनिक गौशाला है, तो इसे याद रखना है। अगला प्रश्न है कौन सा राज्य देसी गाय की नस्लों को राज्य माता गौ माता घोषित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? 18 का उत्तर है ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। लोग उत्तर प्रदेश पे अमूमन टिक लगा देंगे जो कि गलत होगा, है ना। महाराष्ट्र इसका सही उत्तर है। प्रश्न है कि कौन सा देश विदेशी मुद्रा भंडार में $700 बिलियन को पार करने वाला दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बन गया है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, अपना प्यारा भारतवर्ष। प्रश्न है देश के सबसे चौड़े रेल सड़क पुल को किस नदी पर बनाया जाएगा? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, गंगा नदी पर। प्रश्न है गिटहब की रिपोर्ट से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। यहाँ पर है भारत जनरेटिव AI अपनाने में दूसरे पायदान पर रहा। दूसरा है पहले स्थान पर अमेरिका है। तो यहाँ पर हमें असत्य कथन की पहचान करना है। 21 का उत्तर है इनमें से कोई नहीं, यानी कि दोनों कथन सत्य है। यानी कि भारत जनरेटिव AI अपनाने में दूसरे पायदान पर रहा, ये मूल रूप से सत्य है, और पहले स्थान पर अमेरिका है, ये भी मूल रूप से सत्य है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है देश का पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थापित किया जा रहा है? 22 का उत्तर है ऑप्शन ए, वाराणसी में स्थापित हो रहा है। प्रश्न ऐसा भी पूछ सकता है कि देश का पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय किस राज्य में स्थापित हो रहा है? तो याद रखना है वो राज्य होगा उत्तर प्रदेश। जिला पूछ दे तब वो वाराणसी होगा। प्रश्न है नेपाल तिब्बत सीमा पर माउंट चो के शिखर पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, शीतल राज बनी। माउंट चो शिखर याद रखना है। प्रश्न है आवासन एवं शहरी मंत्रालय के स्वच्छता में नवाचार हेतु देश भर के टॉप 15 शहरों में पटना को कौन सा स्थान मिला है? 24 का उत्तर है ऑप्शन बी, 9वां स्थान मिला है पटना को। प्रश्न है केंद्र सरकार द्वारा NTPC के सहयोग से दुनिया का सबसे ऊंचा ग्रीन हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग स्टेशन कहाँ बनाया गया? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, लेह में बनाया गया। दुनिया का सबसे ऊंचा ग्रीन हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग स्टेशन याद रखना है। नेक्स्ट है किस राज्य ने यातायात उल्लंघन की आसान रिपोर्टिंग के लिए सिटीजन सेंटिनल मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? 26 का उत्तर है डी, केरल ने इस तरह का एप्लीकेशन लॉन्च किया है। प्रश्न है दिव्यांगजनों के लिए समर्पित 21वां दिव्य कला मेला का आयोजन कहाँ किया गया? इसका उत्तर है जबलपुर। हैंडीकैप्ड लोगों के लिए समर्पित था। ये कौन सा? तो 21वां दिव्य मेला, इसे याद रखना है। लोग दिल्ली में टिक मार देंगे, है ना, वो सही नहीं होगा। जबलपुर इसका सही उत्तर होगा। जबलपुर कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जातीय सर्वेक्षण शुरू करने वाला भारत का तीसरा राज्य कौन बना? 28 का उत्तर है ऑप्शन ए, तेलंगाना बना। आप कमेंट बॉक्स में पहला और दूसरा राज्य का नाम अवश्य लिखें, ये आपका होमवर्क है। प्रश्न है भारत की सैन्य खुफिया शहीदों के पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? 29 का उत्तर है पुणे में किया गया। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने घोषणा की कि राज्य सरकार एवं निजी क्षेत्र में महिलाओं को एक दिन का अर्जित अवकाश दिया जाएगा? उत्तर है ओडिशा ने इस तरह का पहल शुरू किया है।
अगला प्रश्न है, मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बन गई है? 31 का उत्तर है ऑप्शन बी, क्लाउडिया शिनबाम बनी है मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, किस प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की जिसने 22 बार ग्रैंड स्लैम जीता? ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, खेल से जुड़े हुए। तो इसका उत्तर है राफेल नडाल ने। पूछते हैं कि राफेल नडाल किस देश के हैं? तो उत्तर होगा स्पेन के। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता यूके द्वारा किस देश को सौंप दी जाएगी? 33 का उत्तर है ऑप्शन सी, मॉरिशस को दिया जाएगा चागोस द्वीप समूह। अगला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक को अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार 2024 नहीं दिया गया? तो यहाँ पर इन सभी ऑप्शन में ऑप्शन बी सही होगा, निहान हिंडाक्यो होगा। इन सभी तीनों को मिला है, डेरेन एस्मोग्लू को, साइमन जॉनसन को मिला है, जेम्स ए रॉबिन्सन को मिला है अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस चर्चित शब्द का तात्पर्य जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर 1945 के परमाणु हमले में बचे लोगों से है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, हिवाकुशा। जो लोग बच गए थे उन्हें इन्हीं शब्दों से संबोधित किया जाता है, जो कि है हिवाकुशा। प्रश्न है, 18 वर्ष की उम्र में दुनिया के सभी 14 सबसे ऊंची चोटियों को फतह करने वाली सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन बने? 37 का उत्तर है बी, नीमा रिंजी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसे BRI कहते हैं, प्रोजेक्ट में शामिल होने से इनकार कर दिया? 38 का उत्तर है ऑप्शन सी, ब्राज़ील ने इनकार कर दिया है। नेक्स्ट है, देश के पहले आयरन मैन चैलेंज को पूरा करने वाला सांसद कौन बन गए हैं? 39 का उत्तर है ऑप्शन बी, तेजस्वी सूर्या। यहाँ पर महत्वपूर्ण पॉइंट बता दूं कि ये जो है त्रिआयामी चैलेंज है, यानी कि ट्राई एथलॉन प्रतियोगिता है, जिसमें तैराकी शामिल है, साइकिलिंग शामिल है, साथ ही साथ दौड़ भी शामिल है। तो ऐसे चैलेंज को तेजस्वी सूर्या ने पूरा किया था। अगला प्रश्न है कि प्रथम वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक जारी किया गया, जिसमें किस देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? 40 का उत्तर है ऑप्शन ए, लग्जमबर्ग को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। याद रखना है, प्रकृति संरक्षण के रूप में। अगला प्रश्न है कि एशियाई विकास बैंक का 69वां सदस्य देश कौन बना है? 41 का उत्तर है सी, इजराइल बना है। अगला प्रश्न है, कनाडाई फ्रेजर इंस्टीट्यूट के आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। 42 का उत्तर है डी, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर हमें असत्य कथन पहचान करना था, तो बोला गया है कि इनमें से कोई नहीं असत्य है, यानी कि सभी सत्य है। कनाडाई फ्रेजर इंस्टीट्यूट के आर्थिक सर्वेक्षण में भारत को 84वां स्थान प्राप्त हुआ है, ये सत्य कथन है। फिर है कि इस सूचकांक को बनाने में वेल्थ ऑफ नेशंस के सिद्धांत का प्रयोग किया गया है। आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि वेल्थ ऑफ नेशन के सिद्धांत किसने दिया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मैक्सिमम जो असत्य कथन होता है वहाँ पर तो मेरा काम है आपको बता देता हूँ, जहाँ पर आपसे कमेंट के रूप में कुछ चीज़ों को मांग करता हूँ वहाँ पे आप कमेंट में कुछ दोहराते ही नहीं है। ये तो गलत बात है, ये तो एक तरफा फिर मेहनत हो गया। थोड़ी मेहनत आप भी कीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर है 16 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व खाद्य दिवस। अगला प्रश्न है, सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा, जिसे कि DGAFMS कहते हैं, इसकी पहली महिला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है आरती शरीन को, है ना, याद रखना है। प्रश्न है, भारतीय राजदूत की नियुक्तियों से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। यहाँ पे सत्य कथन की पहचान करना है। 45 का उत्तर है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सत्य है कि संजीव कुमार सिंगला को फ्रांस में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है, ये सत्य कथन है मूल रूप से। फिर है, अजित विनायक गुप्त को जर्मनी में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है, ये भी सत्य कथन है। तो एक जर्मनी में नियुक्त हुए हैं गुप्ता जी और सिंगला साहब नियुक्त हुए हैं फ्रांस में, याद रखना है। प्रश्न है कि उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, जिसे नाटो कहते हैं, से संबंधित निम्न कथन पर विचार करें। यहाँ पर हमें असत्य कथन की पहचान करना है। तो 46 का उत्तर है डी, इनमें से कोई नहीं असत्य है। मार्क रूटे को नाटो का महासचिव बनाया गया है, याद रखना है मार्क रूटे साहब को। फिर है, नाटो का नवीनतम यानी कि 32वां सदस्य जो बना है वो स्वीडन बना है। तो इस तरह से ये दोनों पॉइंट मूल रूप से सत्य था।
अगला प्रश्न है, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री कौन बने? 47 का उत्तर है ऑप्शन बी, उमर अब्दुल्ला साहब बने। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला आयोग की 9वीं अध्यक्ष कौन बनी है? 48 का उत्तर है ऑप्शन बी, विजय किशोर रहाटकर। अगला प्रश्न है, ISSF अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग खेल महासंघ जूनियर विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? 49 का उत्तर है ऑप्शन डी, भारत करेगा अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग खेल महासंघ जूनियर विश्व कप का। प्रश्न है, अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता में किस राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? 50 का उत्तर है ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है ना, वन खेलकूद प्रतियोगिता में। तो इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पर 50 महत्वपूर्ण MCQ को कवर किए हैं। आपसे गुजारिश है कि अगर आपको लगे कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी है, आपने कुछ नॉलेज हासिल किया है, तो कृपया एक लाइक करें और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को अवश्य प्रेस कर दें, जिससे कि नई वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।